हेलो दोस्तों, मेरे प्रिय आदर्श सभी छात्र छात्राओं, अशोका इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी को अशोका सर की तरफ से वेलकम किया जाता है। आज क्लास दसम के छात्रों का कुछ इम्पॉर्टेंट सोशल साइंस की क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सारा क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो लेट ना करते हुए स्टार्ट किया जाए वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि जिसके तहत जर्मनी का एकीकरण हुआ और ये 1871 में हुआ था। जालबेरिन क्या थी? तो एक व्यापारियों का संघ था, यानी ऑप्शन आप देख सकते हो कि शुल्क संघ था, समाचार पत्र था, क्रांतिकारी संगठन थी कि सैनिक न्यायालय था। तो सो सिंपल आंसर को प्रश्न संख्या 2 का ए होगा आंसर। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में। इसी क्रांति के तहत रूस में लेनिन के सरकार बना। लेनिन ने रूस को नवनिर्माण करने के लिए बहुत सी नीतियाँ अपनाया। 1921 में नई आर्थिक नीति लाया और बहुत कुछ, वहाँ का नया संविधान, बहुत सा नियमों में सुधार किया। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर बी होगा, नवंबर 1917। रूस का पहला समाजवादी व्यक्ति कौन थे? तो क्वेश्चन 4 का जो आंसर होगा, रूस का पहला समाजवादी व्यक्ति प्लेखनोवा थे, जिन्होंने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किया था, जो आगे चल करके मानसेविक दल और बलसेविक दल में विभक्त हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एकीकृत वियतनाम की स्थापना में बता दूं कि जब अमेरिका वियतनाम की सत्ता से चला गया तो वियतनाम पूर्ण रूप से एकीकृत हुआ 1975 में, यानी प्रश्न संख्या 5 का उत्तर डी होगा मेरे प्रिय बाल को छात्र छात्राओं। वियतनाम हिंद चीन क्षेत्र में युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? तो उस समय राष्ट्रपति थे निक्सन साहब थे, यानी प्रश्न संख्या 6 का उत्तर डी होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे दूसरा जन आंदोलन कहा जाता है भारत का, और गांधी जी इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे दांडी यात्रा से, यानी प्रश्न संख्या 7 का आंसर होगा सी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में हुई थी। ये प्रश्न बिहार बोर्ड बनाया भी है। नेक्स्ट प्रश्न, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना मैं बता दूं 1920 में हुआ था, है ना। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको एटक बोलते हैं, मजदूरों का एक संगठन था। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। तो 1 से लेकर के 9 तक हम लोगों ने प्रश्न देखा, और ये सारे प्रश्न जो है से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, यानी प्रश्न संख्या 10 से चलते हैं। तो 10 प्रश्न संख्या देखेंगे। 13वीं शताब्दी में यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कौन लाया था? तो मैं बता दूं कि व्यापारी थे मार्को पोलो, उन्होंने ही यूरोप में लाया था सबसे पहले, यानी प्रश्न संख्या 10 का उत्तर सी होगा। नेक्स्ट, इनमें कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? ऑप्शन आपके लिए है जल, पवन, वन या खनिज। तो सबसे अनवीकरणीय संसाधन कीमती देखा जाए तो डी होना चाहिए, खनिज संसाधन। नेक्स्ट, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान रहता है? तो मैं बता दूं बच्चों कि ये कृषि के उत्पादन पर निर्भर करता है कि किस वर्ष कितना उत्पादन होगा कृषि क्षेत्र में, पर एक औसत देखा जाए तो 13, 14, 17, 16, 24 इस तरह से रहता है। तो यहाँ पर जो है से आंसर डी होना चाहिए। हालांकि कंडीशन लगाना चाहिए था इस प्रश्न में कि किस वर्ष। नेक्स्ट, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बीटीबीसी का क्वेश्चन है, और बृहद जल क्षेत्र होने के कारण, पृथ्वी के चारों ओर जल होने के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है, यानी 13वां प्रश्न का उत्तर बी होगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा जीव
है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो ये बिहार बोर्ड क्वेश्चन बनाया है और भारत में ही पाया जाता है, ओनली घड़ियाल। यानी 16वां प्रश्न का 14वां प्रश्न का उत्तर ये होगा। और मैं बता दूं कि इस तरह से प्रश्न रहती कि भारत के गंगा नदी में एक मात्र पाए जाने वाले प्राणी कौन है, इनमें से तो डॉल्फिन है, बट इस क्वेश्चन में कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है, तो उत्तर ए होगा घड़ियाल। प्रश्न 15वां, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो लोहा, यश का, मैग्नीज का, टीन का, तांबा का। तो आप लोग को याद होना चाहिए मैग्नीज का उत्पादन करने में उड़ीसा प्रथम और अव्वल स्थान है। नेक्स्ट, ऊर्जा संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो ऊर्जा संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, यानी 16वां प्रश्न का उत्तर भी। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो दक्षिण भारत में गन्ना उत्पादन करने में पहला राज्य महाराष्ट्र है। ओके। नेक्स्ट, भारत का सिलिकॉन सिटी या नगर किसे कहा जाता है? यानी इलेक्ट्रॉनिक नगर भी लिखा जा सकता है। तो 18वां प्रश्न का उत्तर बेंगलुरु को कहा जाता है, भारत का सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर राज्य में कहाँ रेल मार्ग नहीं है? तो 19वां प्रश्न का उत्तर होगा डी, यानी डी मेघालय में। जिस समय आपकी किताब प्रकाशित हुई उस समय मेघालय में रेल मार्ग नहीं थी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी प्रश्न संख्या 20, जो देखेंगे कि प्रश्न संख्या 20 में क्या और किस प्रकार की क्वेश्चन है आप सभी के लिए। मैं बताते चलूं कि वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर अवश्य करें कि आप भी इस वीडियो को देखकर लाभान्वित हो और आपका दोस्त भी लाभान्वित हो। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो आपका नोटिफिकेशन तुरंत मिले। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, प्रश्न संख्या 20। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड यानी गेल देश में लगभग कितना किलोमीटर लंबे गैस पाइपलाइन का संचालन करता है? पाइपलाइन जो धरातल के अंदर द्रव्य पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए यह मार्ग का विस्तार किया गया है। और भारतीय गैस प्राधिकरण ने, मैं बता दूं आप लोगों को, 4,500 किलोमीटर गैस पाइपलाइन का संचालन किया है, यानी 20वां प्रश्न का उत्तर डी होगा। नेक्स्ट, इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो सो सिंपल 1918 में। इंग्लैंड जहां 1918 के बिफोर वहां मजदूर, महिलाएं आदि वर्गों को मतदान देने का अधिकार नहीं था, पर इंग्लैंड की सरकार ने 1918 में वयस्क मताधिकार देने का अधिकार दिया कि जितने भी युवा वर्ग हैं, महिलाएं हैं, सभी को वोट देने का अधिकार है। ये 1918 से मिली। नेक्स्ट, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं का भागीदारी आपकी किताब में दिया हुआ है 10.68%, यानी 22वां प्रश्न का उत्तर ए होगा। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य चुने जाने का प्रावधान है? तो एक पंचायत समिति, जो एक प्रखंड के अंतर्गत आने वाले पंचायत समिति मिलकर के प्रमुख का चुनाव करते हैं। तो पंचायत समिति जो बनता है बिहार में 5000 की आबादी पर बनता है, यानी 23वां प्रश्न का उत्तर सी होगा। संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है? तो संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है? जैसा कि भारत एक संघीय देश है और यहाँ बहुदलीय व्यवस्था का है, यानी कि 3 तरह के दलों का स्वरूप होता है, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, यानी 24वां प्रश्न का उत्तर सी होगा। नेक्स्ट, किस राज्य से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरोध आंदोलन का शुरुआत हुई थी? तो राष्ट्रभाषा चूंकि हमारा हिंदी है और लगभग 40% से अधिक लोग भारत में हिंदी बोलते हैं। मैं बता दूं कि तमिलनाडु राज्य विरोध किया था, यानी 25वां प्रश्न का उत्तर बी होना चाहिए। और अगर आपके अनुसार जो होना चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन का शुरुआत, चिपको आंदोलन जो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1972 में चली थी, उत्तराखंड पर्यावरण पेड़ पौधों को बचाने के उद्देश्य और अंगू के पेड़ को लाभ लेने के उद्देश्य से चलाए थे उत्तराखंड के स्थानीय लोगों ने। नेक्स्ट, यानी 26वां को तो आप लोग समझ गए, उत्तर ये होगा। 27वां प्रश्न, किस सरकार में
चुनाव नियमित रूप से होते हैं। तो कैसी सरकार? लोकतंत्र में हर वर्ष, हर 5 वर्षों पर चुनाव होती रहती है। यानी 27वां प्रश्न का उत्तर ये होगा। 28वां, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाजे से इनमें कौन एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो जो नहीं है वो ऑप्शन चुनेंगे। पहला ऑप्शन है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कानून के समय समानता, बहुसंख्यकों का शासन, व्यक्ति की गरिमा। तो ये 4 ऑप्शन है, तो कौन नहीं है ये चुनना है। तो बहुसंख्यकों का शासन लोकतंत्र में नहीं होता है। नेक्स्ट, लोकतंत्र में समानता का अधिकार है। 29वां प्रश्न, लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किस में बनी रहती है? सैनिक शासन में, गैर लोकतांत्रिक शासन में, तो लोकतंत्र में या अधिनायक तंत्र में? तो सिंपल इसका उत्तर 29वां का सी होगा, लोकतंत्र में लोगों के बीच नियमित बातचीत का मौका मिलता रहता है। नेक्स्ट, भारत की आर्थिक व्यवस्था, ये आपका इकोनॉमिक्स में है। भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है, यानी यहाँ पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था दोनों का मिश्रित रूप है। प्राइवेट और सरकारी, निजी और सरकारी दोनों तरह की क्षेत्रों में उत्पादन कार्य होते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चले, समझेंगे और नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहता है समझते हैं। और ये सारे प्रश्न अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, मेरे बाबू। राष्ट्रीय आय जाना जाता है आय गणना विधि द्वारा, उत्पादन गणना विधि द्वारा, व्यवसायिक गणना विधि द्वारा, उपयुक्त सभी। तो राष्ट्रीय आय का आंकलन करने का कई विधियां होती हैं, आय गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, व्यवसायिक गणना विधि, व्यय गणना विधि, बहुत से। तो इसका उत्तर होगा डी, सभी है। 31 क्वेश्चंस का आंसर डी होगा। 31वां प्रश्न का उत्तर डी होगा। 32वां आ रहे हैं हम लोग। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग को देखना है कि बिहार का है, चंडीगढ़ का है, हरियाणा का है, गोवा का है। तो मैं आप लोगों को बताते चलूं कि गोवा का प्रति व्यक्ति आय ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा है। साख का संबंध विश्वास से होता है मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। मैग्लेगन समिति जो सहकारी समिति से संबंध रखता है, और सहकारी समिति को विस्तार करने के लिए भारत सरकार ने 1914 में मैग्लेगन समिति लाया था। यानी 34वां प्रश्न का उत्तर बी। संस्थागत वित्तीय संस्थाएं हैं, तो 2 तरह की वित्तीय संस्थाएं, संस्थागत और गैर संस्थागत। तो इनमें से संस्थागत जो सरकारी मान्यता होती है, तो कौन है? सहकारी बैंक है, महाजन है, व्यापारी है, रिश्तेदार है। तो इसका उत्तर होगा ए, यानी 35 क्वेश्चंस का उत्तर ए, सहकारी बैंक। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? तो बेंगलुरु, जो हमने बताया थोड़ा देर पहले कि इन्हें बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है भारत का। ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है, ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग करता है। बाजार, उत्पाद, कॉल सेंटर कि इनमें से कोई नहीं। तो देखभाल सेवा को के लिए कॉल सेंटर का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वस्तु, सेवा, उत्पादन, प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो उस कंपनी से संबंध के पास हम कॉल सेंटर का सुविधा वो कंपनी देती है, उससे हम ले सकते हैं, देखभाल कर। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार जो 2005 में अधिकार हर भारतीय को मिला, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। सो ये किस प्रकार का अधिकार है? सामाजिक, धार्मिक, वैज्ञानिक की परंपरागत है, तो ये वैधानिक अधिकार है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में भूकंप आने का क्या कारण है? तो मेरे बच्चे, हम लोग देख रहे थे कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का क्या कारण है। तो महाराष्ट्र में जो भूकंप आती है वो कोयना बांध का निर्माण के मुख्य कारण है, ये याद रखेंगे। और भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है से सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्नों का लेकर आया आप सभी क्लास 10वीं वर्ग के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन सभी के लिए। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन का बेल अवश्य प्रेस करें। तो इसी के साथ आपका शोका सर इसी वीडियो के साथ विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा, तो बाय बाय।